साथियों नमस्कार। मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। है साथियों, हमारे कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। नमस्कार भाटी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इस चुनाव में पार्टी लोकसभा चुनाव में आने से पहले एक थीम को लेकर चली है, पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। क्या पीडीए एमवाई का एक्सटेंशन है? नहीं, एमवाई हमारा कभी फॉर्मूला नहीं था, वो मीडिया का दिया हुआ नाम है। कोई पार्टी एक समाज से या दो समाज से नहीं चलती। ये भारत देश विभिन्नताओं का देश है और पीडीए फॉर्मूले का मतलब ये नहीं है कि हमारा वोट बैंक केवल ये है। पीडीए का नाम इसलिए दिया गया कि पीडीए के साथ बीजेपी की सरकार लगातार अन्याय कर रही है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को निशाना बना के उनके साथ अन्याय कर रही है, उनके हक मार रही है, उनके साथ भेदभाव कर रही है, उनका शोषण कर रही है हर मामले में। जैसे कि शिक्षक भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में, तो पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स के कॉपियों में नंबर काट काट के उन्हें फेल किया गया। उसकी शिकायत लोगों ने की पिछड़ा वर्ग आयोग में। पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये मान लिया कि इनके साथ बेईमानी हुई है। फिर लोग गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का आदेश है कि बीजेपी सरकार ने, यूपी की सरकार ने ओबीसी के साथ बेईमानी की है और उनके 6800 प्रत्याशियों को और ज्वाइनिंग कराई जाए टीचर की। 2 साल हो गए आदेश को, बीजेपी ज्वाइन नहीं करा रही है। बल्कि वो लड़के और लड़कियां लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, मुकदमे दर्ज किए गए, जेल भेजा गया। अब वो 2 साल लगातार आंदोलन करके जिस दिन आचार संहिता लागू हुई है उस दिन उन्होंने अपना धरना खत्म किया है। तो ऐसे उदाहरण हर जिले में हैं। नियुक्ति में, पोस्टिंग में, ट्रांसफर में, मुकदमे दर्ज करने में। मतलब पुलिस अगर गोली मार रही है तो वो भी वर्ग देख के मार रही है। तो ये इसलिए आवाज उठाई गई है कि पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है, पीडीए एकजुट हो। आपकी बात, और इसका नुकसान बीजेपी को निश्चित तौर पर चुनाव में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सामाजिक न्याय के लिए जो हाशिए पर है उनकी मांग उठनी चाहिए, सामाजिक न्याय में हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन ये जो पीडीए को एक ट्रांसफॉर्म कर दिया 3 शब्दों में, इसका एक मैसेज आता है कि समाजवादी पार्टी इसी पीडीए के आसपास घूम रही है और लगता है कि समाज का एक वर्ग इस जो साझेदारी है, हिस्सेदारी पार्टी में, उससे बाहर कर दिया गया समाज का एक वर्ग। जबकि आप देखिएगा, मैं एक बात कहूं, मायावती जी को मुख्यतः उत्तर प्रदेश में दलित समाज की नेता मानते थे और उन्होंने दलित समाज का नेता होकर के अपनी पहचान बनाई। लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए उनको भी सबका साथ सबका विकास जैसा नारा देना पड़ा। तो फिर एक सांकेतिक रूप से पीडीए क्यों? सामाजिक न्याय के लिए कोई और का चयन हो सकता था जिसका सकारात्मक संकेत जा सके। राजनीति का प्रमुख काम है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, शोषण के खिलाफ आवाज उठाना, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना चाहिए, तो जब वो पीडीए के साथ अन्याय कर रही है तो हम पीडीए की आवाज उठाएंगे। वो ब्राह्मण के साथ जब अन्याय करती है हम ब्राह्मण की आवाज उठाते हैं। जब राजपूत के साथ अन्याय होता है राजपूत की आवाज उठाते हैं। जब हिंदू के साथ अन्याय होता है हिंदू की आवाज उठाते हैं। कानपुर में ब्राह्मण का मकान गिरा दिया गया बुलडोजर लगा के, उसमें 2 बहनें जल गई उसे बचाने के चक्कर में, तो समाजवादी पार्टी ने तुरंत आवाज नहीं उठाई। समाजवादी पार्टी गई वहां। जो एक वो अपराधी मारा गया था उसमें, जिस पुलिस की से मुठभेड़ हुई थी, क्या नाम था उसका, दुबे, उसके भतीजे की बहू जो 3 दिन पहले ही शादी होकर आई थी, उसको जेल भेज दिया पुलिस ने, बीजेपी की सरकार ने, और वो लंबे समय तक जेल में रही दुल्हन। उसकी समाजवादी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई थी, उसकी भी आवाज उठाई थी। नहीं, इसमें समाजवादी पार्टी सबकी आवाज उठाती है। मैं जो एनालिसिस कर पाया हूं, पार्टी वितरण में आपके लिए स्वर्ण है, आप आवाज भी स्वर्ण की उठाते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन जब विचारधारा आधार पर एक संकेत जाने की बात होती है और शायद इसी चीज को आपका विरोधी दल कैश भी करने की कोशिश करते हैं कि भाई पीडीए यानी कि इनकी विचारधारा इस थीम के ऊपर जाती है। मैं इसको नहीं कह रहा हूं कि आपकी कार्यशैली या आपके एक्शन में कोई भेदभाव है, लेकिन सांकेतिक विचारधारा का जो सांकेतिक वो है वो कहीं मैसेज ड्रॉप करता है। वो नहीं, मैंने पूरा विश्लेषण तो कर दिया। इनकी आवाज इसलिए उठाई गई कि इनके साथ सरकार भेदभाव कर रही है। सरकार जब जातीय धर्म देख के भेदभाव करती है तो आवाज भी जाति धर्म देख के उठाई जाएगी।
अच्छा, मैं एक बात करता हूँ, देखिए इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते कि लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने का एक जो माध्यम है और बहुमत से ही सत्ता हासिल होती है। फिर ऐसा क्यों लगता है कि या आपका विपक्ष जो विरोध है, विरोधी दल है, वो ऐसा कैसे साबित कर देते हैं पब्लिक के बीच में कि समाजवादी पार्टी जो देश का बहुसंख्यक वर्ग है हिंदू, उसका विरोधी है? कैसे ये नैरेटिव सेट हो जाता है? 10-20 लोग, 1000 लोग इसमें आते हैं, लेकिन सब लोग कैसे इस नैरेटिव में फंस जाते हैं? बीजेपी और आरएसएस झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करने में माहिर हैं। अगर समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक की पार्टी होती तो समाजवादी पार्टी को 37% वोट नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्ष है। 111 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते, 111 विधायक कोई एक वर्ग से नहीं जिता सकता, और ऐसी ऐसी सीटों पर जीते हैं कि जहां अल्पसंख्यक समाज की बहुत मामूली वोट है। तो ये केवल एक प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। वो जब कांग्रेस पर हमला करती है तो नेहरू का चरित्रहनन करती है, नेहरू के फर्जी फोटो डाल देती है। वो कभी सोनिया गांधी के ऊपर उल्टे आरोप लगाती है। वो हर विपक्षी का चरित्रहनन करती है और झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगाती है। नहीं, कई बार पार्टी के अंदर से इस तरह की बयानबाजी हुई है, हालांकि उस बयानबाजी को बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा खंडन किया गया, लेकिन लगता है कि रोकना और खंडन करना जो एक्शन पार्टी की तरफ से होता है वो कहीं डिले हो जाता है, देर हो जाता है। तब तक विरोधी जो एक माइंड सेट है, जो एक नैरेटिव गढ़ना होता है, उस गढ़ चुके होते हैं। अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जिस तरह से सनातन विरोध में लगातार एक मुहिम चलाई गई, श्री रामचंद्र मानस की प्रतियां जलाई गई, तो कुछ समय के लिए पार्टी नेतृत्व मौन रहा और स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बढ़ के खेले। जब उन्होंने बिल्कुल मर्यादा लागी, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा उनको फिर हिदायत दी गई, उनको शांत किया, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा नहीं लगता कि एक्शन लेने में उसको थोड़ा डिले हो गया कुछ, जिसका एक नैरेटिव गढ़ देता फिर विपक्ष को लेकर? रामचरितमानस की प्रति नहीं जलाई गई थी। रामचरितमानस के उस पेज की प्रति जलाई गई थी जिसमें जाति और कुछ जातियों के लिए गालियां लिखी हुई हैं। चाहे कोई कविता हो कितनी सुंदर हो, चाहे कोई उसे धर्म ग्रंथ मानता हो, है तो महाकाव्य वो। तुलसीदास जी ने कविता लिखी थी, तो उसमें अगर कुछ जातियों को गालियां दी गई हैं नाम ले लेके, तो उसका विरोध हम पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। उसका समर्थन हम कभी नहीं कर सकते। किसी जाति को हीन बताना, नीच बताना, उसकी पिटाई की बात करना, ताड़ना की बात करना, वो गलत है। इससे किसी आदमी को वो होती हो, परेशानी होती हो, तो हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्म के ऊपर टिप्पणी की, या उसमें भी हम ये कह रहे हैं किसी जाति को गाली मत दो, इसका मतलब ये भी है कि हम भी किसी जाति को गाली ना दें। तो हमारे अध्यक्ष जी लगातार ये कहते रहे हैं, हर मीटिंग में कहते हैं, किसी जाति और किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी मत करो और किसी की आस्था को चोट मत पहुंचाओ, किसी की आस्था के खिलाफ मत बोलो। ये हमारी लाइन है। लेकिन हम ये भी सहन नहीं करेंगे कि कुछ जातियों को नीच बताया जाए। वो भी संविधान विरोधी है और वो भी अनैतिक बात है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो एक दूसरे के राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक सत्ता के लिए एक दूसरे का विरोध करना इनका कर्तव्य बनता है लोकतंत्र में, लेकिन ऐसा मतलब फिर वही नैरेटिव की बात आती है। भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव को गढ़ने में कामयाब रही कि समाजवादी पार्टी राम विरोधी है, और इसका मौका फिर वही बात है कि समाजवादी पार्टी कहीं चूक कर गई। ठीक है, आप भाजपा का विरोध कर सकते थे, लेकिन जब पूरा विधानमंडल, विधानसभा राम मंदिर के दर्शन के लिए गई तो आपको भागीदार हो जाते। ऐसा नहीं लगता कि आप भाजपा की जो पिच है उस पर जाके खेलते हैं? आपको ऐसा डर लगाओ कि भी अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ राम मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि देखिए हमने राम विरोधियों को भी दर्शन करा दिए, लेकिन उन्होंने फिर उल्टा नैरेटिव गढ़ दिया कि देखिए ये तो राम के भी विरोधी है। कोई तो बेहतर होता कि साथ चले जाते। कोई नैरेटिव नहीं है। जो धार्मिक अंधविश्वासी हैं, पाखंडी हैं, उन्हें उनकी बात अच्छी लगती है। जो प्रगतिशील हैं, संविधानवादी हैं, उन्हें हमारी बात अच्छी लगती है। मंदिर में जाकर दर्शन करने की कोई तारीख निश्चित थोड़ी होती है। हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया हम जाएंगे, परिवार सहित जाएंगे, अपनी सुविधा के अनुसार जाएंगे। बीजेपी कहने से क्यों जाएं हम? बीजेपी ने ठेका लिया आराम का, या बीजेपी ने मंदिर का ठेका लिया है? जहाँ तक समाजवादी पार्टी के विरोध का सवाल है, समाजवादी पार्टी शुरू के दिन से, जब से विवाद था, हमेशा ये कहती रही कि या तो निर्णय आपसी सहमति से हो या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाए।
जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया उसके बाद एक आदमी ने विरोध नहीं किया, किसी ने। मंदिर बना ठीक ठाक, किसी ने विरोध तो नहीं किया, ना किसी पार्टी ने किया, ना किसी हिंदू ने किया, ना किसी मुसलमान ने किया। लेकिन जबरदस्ती जो एक धर्मस्थल तोड़ा गया था उसके हम उस समय भी विरोधी थे, आज भी विरोधी हैं। गैर संवैधानिक कोई काम किया जाएगा, गैर कानूनी काम किया जाएगा, उसके हम विरोधी रहेंगे। हम संविधान के रक्षक हैं, कानून के रक्षक हैं। भारतीय संविधान को हम सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं, उसके सामने हम किसी और को महत्व नहीं देते। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि देखिए, वक्त वक्त पर हम जब भी देखते हैं सरकारें आती हैं जाती हैं, हर चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, चिकित्सा, शिक्षा जैसे मूलभूत मुद्दे हमेशा होते हैं। कोई पार्टी इनका समूल निस्तारण नहीं कर सकी है। इनकी कह सकते हैं कि इनकी जो कम ज्यादा होती रहती हैं, मैं किसी ने ज्यादा रोजगार दे दी, फिर भी पूर्ण रूप से इनको समाप्त नहीं होता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ विकास को लेकर के बात करती है। आप लोग सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, चिकित्सा और मूलभूत मुद्दों की बात करते हैं, जीवन निर्वहन के लिए जो जरूरी है। इसके बावजूद जनता के बीच ऐसा क्या कारण है कि आपका मैसेज क्लिक नहीं कर पा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा, हर मुद्दा क्लिक कर रही है, जनता उनको लपक लेती है एकदम से? नहीं, क्यों क्लिक नहीं कर पा रहा? हमारी वैसी 3 बार सरकार बन गई थी, हम 2012 में 14 के बाद में कह रहा हूं। ये 2 चुनाव बीजेपी जीत गई तो कोई ये तो लोकतंत्र में चलता रहता है, उसे हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। अब 111 विधायक हमारे ऐसे ही आ गए, 37% वोट हमें ऐसे ही मिल गया, बिना जनता हमारे मुद्दों को समझे। अखिलेश यादव नौजवानों के हाथ में लैपटॉप दे रहे थे, योगी आदित्यनाथ नौजवानों के हाथ में कांवड़ दे रहे हैं। अब ये तो देश को तय करना है कि विकास कांवड़ से होगा या लैपटॉप से होगा, ये तो नौजवान को सिद्ध करना, तय करना है। उनके हाथ में भीख का कटोरा दिया जाएगा या उन्हें नौकरी दी जाएंगी। मैं आपके समाजवादी पार्टी के इस बात से कोई इनकार नहीं है कि वो 37% वोट लेकर आए हैं, लेकिन लोकतंत्र में 37 या 40% मायने नहीं रखता है, सत्ता ज्यादा मायने रखती है। सत्ता वाला ज्यादा वोट ले आता है। सत्ता ठीक है, उन्हें जनता ने जिताया, ठीक है, हम स्वीकार तो कर रहे हैं, हम भी तो जिताए थे कभी और आगे फिर जीतेंगे। लास्ट सवाल, ये कोई आखिरी चुनाव थोड़ी है, हमेशा के लिए उन्हें चुन दिया। ये तो अदला बदली चलती रहती है, इससे निराश होने की जरूरत थोड़ी है। लास्ट सवाल मेरा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेके आ रही है? नहीं, ये तो कोई ज्योतिषी बता सकता है या जो कोई झूठा आदमी बता सकता है। हम 80 सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोक देंगे, इतना दावा करते हैं। देश लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है, इस पर आप क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या संदेश देंगे? मेरा संदेश यही है सभी नागरिकों से, सभी मतदाताओं से कि वोट जरूर डालें। ये लोकतंत्र सबसे बड़ी अच्छी सुंदर व्यवस्था है, इसके हिस्सेदार बने, अपना वोट का प्रयोग जरूर करें और मुद्दों के आधार पर वोट डालें, पार्टियों की नीतियों को समझ कर वोट डालें। धार्मिक जातीय भावनाओं में बह के, पैसे के लालच में, शराब के लालच में या किसी से डर के वोट ना डालें। अपनी मर्जी से अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालें। पाटिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का बड़ी बेबाकी और सीधा जवाब दिया। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ हम फिर हाजिर होंगे, आपकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपसे अनुरोध है, यदि आपको हमारी चर्चा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, आपके कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।